अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। मरियम नवाज साहिबा का खिताब आप मुलाहिज़ा कर रहे थे सक्खर में वर्कर्स कन्वेंशन से, काफ़ी जोशीला खिताब था उनका, और इमरान खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़े गिन गिन के वो जवाब दे रही थी उनकी मुख्तलिफ बातों के हवाले से। इस्तीफ़ों के बारे में उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का जो एक रिएक्शन था वो सामने आ चुका है। लेकिन इस्तीफ़ों के हवाले से PMLN का तो ऑलमोस्ट टी स्टार्स हम पहले भी सुन चुके हैं। अगरचे शहबाज शरीफ साहब के हवाले से हमें खबरें ज़रूर कुछ और मिली थी। पीपल्स पार्टी के पास जो एक गेम है अलग से इस्तीफ़ों की, वो अलग है, और उसके हवाले से भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। इमरान खान साहब ने भी आज इसके हवाले से बात की है। तो आज हमारा एजेंडा तो काफ़ी इसी हवाले से डिस्कशन का था। देखते हैं, अब वक्त हमारे पास कम ही है तो मैं बात का आगाज़ ही कर लेती हूँ। लाल साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए क्या समझ रहे हैं लाल साहब, इस्तीफ़ों के मामले पर पीपल्स पार्टी भी इतनी ही क्लियर है जैसे मरियम नवाज? क्योंकि यहाँ तो हम ये सुन रहे हैं पीपल्स पार्टी तो बाई इलेक्शन में भी हिस्सा ले रही है, वो तो अभी इस्तीफ़ों की बात पर उस तरह से क्लियर नहीं नज़र आ रही। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये तो नुस्लिम लीग नून और रेजिग्नेशन इस्तीफ़ों का भूल जाएं, इनको तो देना ही है इस्तीफ़ा। इनका लीडर का क्या शर्म रहेगा अगर इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। असल बात जो है वो है आसिफ जरदारी के हाथ में, और असल खिलाड़ी जो है इस वक्त वो है आसिफ जरदारी। देखिए, उसका जो निगोशिएशंस हो रहे हैं, उसके निगोशिएशंस क्या हैं? उसके निगोशिएशंस ये हैं कि उसका ये जो खिलाड़ी के पोजीशन है, उसका एक पोजीशन जो है, उसका फ्रंट फुट पोजीशन जो इस वक्त है, या तो तुम मुझे जाने दो या मैं, और अगर मुझे जाने दोगे तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मगर अगर तुमने मुझे वैसे ही जेल में भेजना है तो मैं फिर इस्तीफा देके मैं भी चले जाऊंगा। अब देखिए, ये मैं नहीं कहता हूं कि ये उसका फाइनल पोजीशन है, ये इसका फर्स्ट पोजीशन है। अब निगोशिएशंस होंगे कि भाई तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम्हारे को हम छोड़ दें, कैसे छोड़ें, तुम्हारे खिलाफ कितने केसेस हैं। तो उसके बाद आएगा कि बस ठीक है तो हल्का हाथ रखो। अब भाई कितना हल्का हाथ रखें? आप तो जेल में नहीं है, आपकी बहन जेल में नहीं है, आपके ज्यादातर कारकु वो जो हेंचमैन हैं आपके, जिनका नाम आपके साथ आया था, वो भी जेल में नहीं है। तो इससे कितना कम हाथ रखें? शहबाज शरीफ तो जेल में है, उसका दामाद, उसका बेटा भी जेल में है। तो ये बातें अब निगोशिएशंस होंगी, और मेरे ख्याल में आखिरी पोजीशन आएगा मार्च के नजदीक, जब उनका फैसला होगा कि क्या बेहतर ये है कि मैं जेल के बाहर रहूं, मेरे लोग भी जेल के बाहर रहें, हाथ हल्का इनका हो, या मैं इस्तीफा दे दूं। और ये जल्दी से इनको फैसला करना पड़ेगा। इसलिए मार्च तक अगर इन्होंने नहीं दिया तो फिर सेनेट इलेक्शंस के बाद फिर गवर्नमेंट को तो जरूरत ही नहीं है इनको पूछने, फिर वो कुछ नहीं है। एक्चुअली समीना, बात असल ये है कि इस वक्त हम चाहते हैं कि एक जहती हो मुल्क में। क्यों? इसलिए कि हम देख रहे हैं कि जंग का पॉसिबिलिटी हिंदुस्तान में है, और हर वक्त जब जंग की पॉसिबिलिटी होती है तो हमारी फौज जो होती है वो कोशिश करती है कि पीपल शुड स्टैंड यूनाइटेड उनके पीछे। बिल्कुल, अंदर कोई इस तरह का अनरेस्ट ना हो, कोई क्राइसिस ना हो मुल्क में। और वैसे भी जाहिर है एक कोरोना का भी इशू चल रहा है, इकोनॉमिक भी सिचुएशन को इतनी फेवरेबल नहीं है, तो इस तरह की सिचुएशन में जाहिर है सब यूनाइटेड रहना चाहते हैं। लेकिन इमरान साहब, मरियम साहिबा तो आज फिर हमें बहुत ज़्यादा जारहाना मूड में नज़र आ रही हैं, लेकिन आप समझते हैं कि जो 2 अरकान है उनको फंसा दिया उन्होंने ये कह के कि जाके इस्तीफों की तस्दीक कर दो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, 2 चीज़ें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जो आखिर में मरियम नवाज़ ने लोगों से पूछी हैं। एक तो उन्होंने ये आवाम से पूछा, अपने वर्कर से पूछा कि इन जाली असम्बली, जिनको वो जाली कहती हैं, कि इन जाली असम्बलियों में बैठना चाहिए या नहीं। और दूसरा उन्होंने ये पूछा कि हम अगर मार्च में निकलेंगे तो तुम हमारे साथ लॉन्ग मार्च के लिए निकलोगे कि नहीं। मैं समझता हूँ आज अगर आपने उनकी तकरीर जो हमने अभी इकट्ठे ही देखी है, उसमें आपने उनका कॉन्फिडेंस चेक किया। आप सारी बातें छोड़ें, इतना कॉन्फिडेंस बगैर किसी वजह के नहीं होता, मैं आपसे अर्ज करूँ। दूसरी बात ये कि जो उन्होंने ये कहा है ना कि जी सब के इस्तीफे, 160 अरकान के मेरे पास इस्तीफे आ गए हैं, और दूसरी बात उन्होंने कौमी असम्बली के हवाले से जो की, तो मेरी ये इस वक्त जो सूरत हाल है ना, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों में, आपसे पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अगले इलेक्शंस दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ने हैं। उनकी आपस में जो कमिटमेंट है वो सिर्फ इस हद तक है कि वो मिलके कितनी इकट्ठे जद्दोजहद कर सकते हैं अपने मकसद को पाने के लिए।
अदरवाइज ये नहीं है कि उनका कोई सियासी इत्तेहाद हो गया या वो एक दूसरे के साथ उन्होंने नहीं, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी पे इत्तेफाक नहीं होगा तो मकसद कैसे हासिल करेंगे? बात तो ये है। मैं आपसे अर्जी यही कर रहा हूँ ना, स्ट्रैटेजी पे क्या इत्तेफाक किस तरह से नहीं होगा? स्ट्रैटेजी पे इत्तेफाक इस तरह से है कि अगर हो सकता है सिर्फ उससे पहले वैसे हालात उस चेंज हो जाए जिस तरह से अब वो हल्के वो कुव्वतें जो कोशिश कर रही हैं कि एक नेशनल डायलॉग हो जाए, जो ये कोशिश कर रही हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ के ज़रिए से मुस्लिम लीग नून को भी राम कर लिया जाए, जो ये कोशिश कर रही हैं कि इस तरह से सूरत हाल कर ली जाए कि मुस्लिम लीग नून भी उनके साथ इंगेज हो जाए। तो अगर ये सारी सूरत हाल हो गई इसी तरह से हो जाती है तो आप विद इन डेज पाकिस्तानी सियासत में चेंज देखेंगी। सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसमें हैपनिंग का खेल है, कुछ भी होता है। ठीक, लेकिन मेरा एक सवाल डिफरेंट है थोड़ा सा हिलाली साहब। जहाँ पे इंगेज करने की बात हो रही है वहाँ पे हम टूटने की भी बातें देख रहे हैं। मौलाना साहब को अपनी जमात में मसले पड़ गए हैं। आप देखिए उनकी जमात में इस तरह की चीज़ें हम कम देखते थे। उनके अपने लोग उनके खिलाफ हो गए, उन्होंने उन्हें बाहर निकाल दिया, वो एक अजीब मसले में पड़ गए हैं। PMLN है, उसमें वाज़ेह डिवीज़न है। शहबाज शरीफ साहब का अलग मौक़िफ़ सामने आ चुका है, वो इस्तीफ़ों की बात नहीं कर रहे, मरियम कर रही हैं। पीपल्स पार्टी ऐसे लग रहा है कि खुद को थोड़ा सा डिस्टेंस कर चुकी है। फिर एक थोड़ी मैं सवाल मेरा लंबा हो रहा है लेकिन एक चीज़ और उसमें ऐड कर दूं कि मौलाना साहब कल बरसी पे भी शिरकत नहीं कर रहे हैं जलसे में, मोहतरमा की बरसी का जो जलसा है। तो ये तो लग रहा है कि PDM तो खुद टूट फूट रही है। जब खुद टूट फूट रही है तो ये क्या प्रेशर बिल्ड करेंगे? देखिए, मजे की बात यह है कि इमरान याकूब ने अभी कहा है कि ये एक एक के खिलाफ लड़ेंगे इलेक्शंस में। मैं जानना चाहता हूं कि अगले इलेक्शंस में ये एक एक के खिलाफ कैसे लड़ेंगे? पंजाब में तो PPP है नहीं और सिंध में PMLN है ही नहीं, तो किसके खिलाफ ये लड़ेंगे? किधर लड़ेंगे एक एक के खिलाफ? दे आर अनइंटरेस्टेड। एक सिंध देख रहा है, एक पंजाब देख रहा है, और इसलिए कि पंजाब सबसे बड़ा प्रोविंस है और इसलिए अगर उसको कुछ ज्यादा मिले तो वो शायद वो सोच रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट भी मुझे मिल जाएगा। इनका कोई ऑपोजिशन नहीं है एक एक के साथ, ये दोनों लूटने के लिए आए हैं। अच्छा, अब आपको मैं दूसरी बात बताता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा मौलाना के बारे में, मगर मौलाना के बारे में पता नहीं आपको पता ये है कि नहीं कि जब मौलाना और इनका, आपको पता है वो मर्दान के जलसे में वो क्या कहते हैं, बिलावल भुट्टो की तस्वीरें निकाल के फेंक रहे थे, तो जब लरखाना में मौलाना को आना था वो नहीं आया तो उन्होंने उसके तस्वीर लगा के फेंक दिया। तो फिर ये जब बातें बढ़ती रही और इस पे लगता था कि ये बदमज़गी हो रही है तो जरदारी ने फोन किया मौलाना को, उसको दावत दी कि आप बरसी पे आए। तो मौलाना का क्या जवाब था मुझे ये पता है, अजीब सा जवाब था, एक शर्त पे कि मैं 3 डिप्टी कमिश्नर्स और 3 ACs अपॉइंट कर सकता हूं, सक्कर, लरखाना और एक और जगह के लिए। क्या मान सकते हैं ऐसी बातें? मैं तो हैरान चौंक गया। ये एक बड़ा एस्टैब्लिश्ड आदमी ने, एस्टैब्लिश के माने एक गुड रिपोर्टर, ये मुझे बताया। तो अगर ये अब इसी चीज पे आ गए हैं तो इनका प्रिंसिपल क्या रहा? दूसरी बात, आपने शहबाज शरीफ का कहा, बुरखा पहन पे वो चौधरी निसार के साथ वो जाता था उनको मिलने के लिए, फौजियों को बुरखा पहन के चौधरी निसार के साथ जाता था। क्यों भाई? एक आदमी का कॉल ये है शहबाज का कि कॉम्प्रोमाइज और सबमिशन, दूसरा है एग्रेसिव। वो नवाज शरीफ जो है, मुझे मेरे सामने, मेरे करियर में ये हुआ है कि 3 दफे 2 साल के बाद, 3 टाइम्स 2 साल के बाद वो COS को उसकी बनती नहीं थी, उसको निकालने की उसकी ख्वाहिश होती थी हर वक्त। भाई 2 साल से ज्यादा आप किसी के साथ चल भी नहीं सकते थे। तो कहने की बात यह है कि खुदा के लिए इनको छोड़ें, ये कोई फर्क नहीं है। ये दोनों जानबूझ के एक गेम खेल रहे हैं। ये मरियम और हमजा के बारे में यही हो गया है। मरियम अब आएगी, सेकंड जनरेशन यही होगा, एक अग्रेसिव दूसरा सबमिसिव। छोड़े जी इनके बातें में क्या। अब जरा इमरान साहब को भी बॉलिंग का मौका दें। ओवर अब मैं जरा इमरान साहब के हाथ में दे रही हूँ। सॉरी। हिलाली साहब की बातें सुन के ना तो मुझे वो याद आ जाता है कि वो गलियां हो जन सुनजियां मिर्जा यार फिरे। सारी अपोजिशन को आप खत्म कर दें, तबाह बर्बाद कर दें और अकेला इमरान खान रहे और हिलाली साहब खुश होते रहे। गुजारिश ये है कि देखिए, ये जो माहौल इस वक्त, जिस माहौल की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये माहौल बनाया जा रहा है। हमारे दोस्त मोहम्मद अली दुरानी साहब, आप ये देखें, जब वो वफाकी वजीर थे उस वक्त मीडिया में इतना नहीं आते थे जितना 2 दिनों में वो मीडिया में और ख़बरों में आए हैं। जिस माहौल की लाली साहब बात कर रहे थे, ये माहौल एक बनाया जा रहा है।
जिस बात, अब आपने जो जमीयत उलमा इस्लाम की बात की, अब बात समझे, ये जो दो लोग हैं ना, हाफिज हुसैन अहमद और मौलाना शेरानी, ये को आज नहीं अलग हुए, इनको तो पीडीएम की तहरीक से पहले ही उन्होंने साइडलाइन कर दिया हुआ था। और जब इस तरह हाफिज साहब का तो था एक क्लियर स्टांस, लेकिन मौलाना साहब भी आप जरा दोबारा इस प्रोग्राम के बाद तहकीक कीजिएगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि मौलाना शेरानी को भी साइडलाइन कर कुछ वो टिकट्स का मैंने सुना हुआ था कि इनके इश्यूज हैं, बिल्कुल इश्यूज, लेकिन वो तो हर पार्टी में होता है। अब होता ये है कि जब भी इस तरह के मामलात होते हैं तो फिर वो जो कमजोर कॉर्नर होते हैं ना, पहले उन्हीं को टारगेट किया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान 36 साल से जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सरबराह हैं, और वही सरबराह जो इतने सालों से बिला शिरकत गैरे अपनी पूरी बादशाहत को एंजॉय कर रहे हैं। उनके जो मामला थे, उनके वो एक बड़े सीरक सियासतदान है, उनके अपने मामला इस पार्टी पे उनकी गिरफ्त जो है वो बड़ी मजबूत है। मैं ये नहीं समझता। अब आप मुझे कुछ मत कहिएगा, मैं ब्रेक ले लूँ, फिर मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, अपना आगे लीड कीजिएगा। लेकिन बहरहाल जनाब इमरान साहब का कहना है कि ये मामला जो हैं वो देखे जाते हैं कि कहाँ पे वीक पॉइंट्स हैं, उन्हें पकड़ा जाए। लेकिन क्या इससे पीडीएम कमजोर नहीं हो रही? ये मेरा सवाल अपनी जगह मौजूद है। पीपल्स पार्टी क्या गेम खेल रही है, उस पर मजीद थोड़ी बात करेंगे ब्रेक के। वेलकम बैक नाजरीन, और बात हो रही है पीडीएम की, इस्तीफों की, और उसके साथ साथ हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि किस तरह से डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। इमरान साहब आप बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी आप बात मुकम्मल कर लें। अब मौलाना साहब को वो कर रहे थे, लेकिन ये बात तो अपनी जगह है कि जाहिर है अगर ये यूनाइटेड ही नहीं रहेंगे तो फिर जाहिर सी बात है प्रेशर तो रिलीज होगा हुकूमत के ऊपर से। अच्छा, मैं इसको दूसरे एंगल से देखता हूँ। पीपल्स पार्टी ना कुछ अरसे से काफ़ी उसकी ये राय पॉलिसी रही है कि वो गैर जमहूरी अंदाज में किसी भी हुकूमत को ख़त्म करने के ख़िलाफ़ रही है। वो कहते हैं जमहूरी अंदाज से ख़त्म की जाए। इसलिए ये एक सोच ज़रूर है कि वो मुस्लिम लीग नून या जमीयत उलमा इस्लाम इस्तीफे देना तो जमहूरी है, मैं उधर ही आ रहा हूँ कि उसकी तरह से ये नहीं चाहते कि एकदम से जो भी हो जाए और ये हुकूमत चली जाए। उनका ये ज़रूर है कि जमहूरी तरीका ही अपनाया जाए। अब आ जाते हैं इस्तीफ़ों की तरफ कि ये तो जमहूरी तरीका है। वहाँ पे उनके जो मामलात हैं कि जी अगर सिंध हुकूमत भी उनके पास से जाती है तो क्या उनको वहाँ पे फ़ायदा होगा या नुकसान? हर सियासी जमात ने अपना फ़ायदा देखना होता है। अब अगर पीपल्स पार्टी को ये फ़ायदा नज़र आता है कि सिंध में उनकी हुकूमत रहे तो उन्हें देखना भी चाहिए। इसमें हर्ज वाली बात तो नहीं है। उन्होंने भी क्या कहा है कि जी हम जाएंगे बाई इलेक्शन में भी जाएंगे, तो बाई इलेक्शन में तो पीडीएम की भी यही पॉलिसी है, ये रिज़ाइन देंगे भी। अब आपको मैं अंदर की खबर बता दूं कि उन्होंने तो आपस में तय ये किया है कि रिज़ाइन दें। अगर रिज़ाइन देने के बाद हुकूमत अनाउंस कर देती है आपके ज़िमनी इलेक्शन, तो ये ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे और फिर जैसे ही इलेक्शन जीत के हलफ लेंगे फिर दोबारा रिजाइन कर देंगे। ये एक ऐसा क्योस में जाना चाहते हैं कि जिससे हुकूमत इस काबिल ही ना रहे कि वो हुकूमत कर सके, इन्हीं मामलात में उलझ जाए। जी लाल साहब, आप भी समझते हैं इस्तीफों के मामले पर पार्टीज में इतनी डिवीजन हो जाएगी कि फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन सकते हैं? देखिए ये उनको पता होगा, इसलिए कि ही हैज़ ऑल द इंटेलिजेंस, उनके अवेलेबिलिटी है। उनके पास 3-4 इदारे हैं जो ऐसी चीज़ों पे निगाह रखते हैं और उनको बताते होंगे। ये खामखा तो नहीं कह रहा है। एक दूसरी बात ये मैं समझने चाहता हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा देने के बाद जब बाई इलेक्शन होगा आप उसके लिए भी खड़े रहेंगे, वेरी गुड। अच्छा, मगर ये बताएं, इसके लिए अगर आपने 30 रेजिग्नेशंस दिए हैं और सिर्फ आपके 10 लोग इलेक्ट होते हैं तो उसके माने 20 सीट्स तो आपके कम हो जाएंगे ना। तो क्या आप इलेक्शन रेजिग्नेशन इसलिए कर रहे हैं कि आप गवर्नमेंट को मदद करना चाहते हैं, गवर्नमेंट के यहाँ अक्सरियत बढ़ाना चाहते हैं? इट्स सो स्टूपिड, इट डजंट मेक सेंस कि इस्तीफा दो और फिर वही इलेक्शन जाके लड़ो और फिर हार जाओ और कहो धांधली। ये क्या किस्म का? और यूजुअली बाई इलेक्शंस में अक्सर गवर्नमेंट का पलड़ा भारी नजर आता है। ज़मीना नहीं इसमें देखिए, पहली बात तो ये आप बात को समझे कि क्या आप समझती हैं कि पीटीआई की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है कि वो इलेक्शन जीत जाएगी और अपोजिशन की जमातें आ जाएंगी? तो कह नहीं रही, लेकिन एक ट्रेंड में बता रही हूं कि जो गवर्नमेंट में होता है आमतौर पे सुन लें। अब 2.5 साल के बाद गवर्नमेंट की वो पोजीशन भी नहीं है ना। अब तो इमरान खान साहब खुद इतराफ कर चुके हैं। जीबी में भी आप देखें इलेक्शन जीत रहे हैं ना, वो तो परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं। जीबी की बात और है, वहां पे कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तो ट्रेंड ये है कि जो फेडरल हुकूमत होती है वही जीतते हैं, उनका मकसद ये है। नहीं, वहाँ मकसद ही कुछ और होता है।
यहाँ आप ये देखें कि जब वज़ीर आज़म खुद इतराफ़ कर रहा हो कि जी हम नहीं कर सके, हमारी तैयारी नहीं थी, तो वहां पे आप ये उम्मीद रखें। तो दूसरी बात ये बाद तो ये सिचुएशन नहीं रहेगा। अच्छा सुने सर, सुन लेना। दूसरी बात ये कि मान लिया आपकी बात कि पीडीएम की सीटें कम हो गई, तो वो तो फिर और अपनी तहरीक को जोर देंगे कि देखें ये इन्होंने हमारे साथ फिर दांतली कर ली है, इन्होंने फिर हमें इस तरह से कर दिया। तो अपोजिशन को तो बहाना चाहिए। सबसे अहम बात ये जो हिलाली साहब ने अपनी बात में की थी फॉरवर्ड ब्लॉक्स के हवाले से, तो वो तो जिस दिन से ये हुकूमत बनी है 2.5 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग नून में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, वहाँ सिंध में पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, लेकिन अभी तक बन नहीं सका, बिल्कुल बन नहीं सका। बल्कि पीएमएलएन की तरह से लोग टूट के इस तरह से टूटे भी नहीं जैसे पहले हमने देखा। इसलिए यहाँ अब मामला कुछ और तरह के हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर आप देखें तो पीटीआई के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अपनी खुद हुकूमत की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, और वो ऑफ द रेकर्ड ये कहते हैं कि हम तो परेशान है कि हम अगला इलेक्शन इस तरह से इस परफॉर्मेंस के साथ कैसे लड़ने जाएंगे। इवन वफाकी काबीना में ये वज़रा ने कहा है कि अगर हमारी यही परफॉर्मेंस रही तो हम तो अगली दफा इलेक्शन में जा नहीं सकते अवाम के पास। जब इस तरह की सोच हुकूमत के अंदर भी होगी तो फिर ये सोचना कि हुकूमत 2-3 साल में क्या होगा इस वक्त कहना बड़ा मुश्किल है इमरान। 2-3 साल में क्या होगा सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुश्किल है। 2 साल के बाद सिचुएशन चेंज हो सकता है। हाँ, इस वक्त तो कीमतें बड़े हैं, मगर हर किस्म के फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। नाकाबिलियत सिर्फ नहीं है, कोरोना है, इकोनॉमिक कोलैप्स है, दुनिया में जो इम्पैक्ट हुआ है वो सब चीज़ें हैं। ये कहना कि हम लोग इतने पागल हैं कि एक ज़माना जब ना कोविड था, ना इकोनॉमिक कोलैप्स था, ना कोई मुश्किलात थी, उस ज़माने को आज से कंपेयर करें, इस तरीके से अगर लोग हैं तो ये सिस्टम ही नहीं चलेगा और ना चल सकता है। नहीं, लेकिन सर कोविड से पहले ही जीडीपी आप देख लें कहाँ चला गया था, वहां कौन सी दूध की नहरें बहना शुरू हो गई थी। यहाँ पोजीशन ये है कि यहाँ आप ये भी देखें कि हम तो ये बात ही नहीं करते कि कोविड, जब वज़ीर आज़म अब खुद बिजली की कीमतों में इजाफे का कह रहे हैं कि जी बिजली की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी, तो जब बिजली महंगी होगी तो महंगाई, हर दुनिया की चीज़ महंगी होगी। जब हर चीज महंगी होगी, महंगाई इस वक्त तो हम चूंकि पीडीएम के लाए अमल की बात कर रहे हैं कि हुकूमत की परफॉर्मेंस तो हम अपनी जगह ज़ाहिर एनालाइज करते ही रहते हैं, लेकिन हिलाली साहब बात यह है कि पीडीएम के पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग एक वेपन था वो उनके रेजिग्नेशन थे, जिसके मुताबिक उनका ख्याल था ये ट्रम्प कार्ड है जिसको यूज करके वो किसी भी वक्त क्योस में जा सकते हैं। अगर उस पर भी उनका इत्तेफाक नहीं हो पाया तो फिर उसके अलावा पीडीएम के पास अब है क्या? आप समझते हैं कि पीडीएम का लॉन्ग मार्च या धरना कोई स्ट्रेटेजी होगी? क्योंकि धरने से भी मुझे तो पीपल्स पार्टी, मैंने नहीं कहीं सुना कि उनके किसी बंदे ने कहा हो कि हम धरना देंगे, ना कोई डेट अनाउंस की। समीना, ये सवाल जो आपका है मैं जानना चाहता हूं, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे ये जो सेकंड वेव है कोरोना का? इस वक्त हम ऐसे बात कर रहे हैं कि कोई हमारा पास कोई पैंडेमिक है ही नहीं। जिस तरीके से मीटिंग्स हो रहे हैं, मार्चेस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, क्या किसी को फिक्र नहीं है इन बातों पे? क्या वाकई जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो समझते हैं कि उनको एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, अगर इतने लोग उनका परवाह नहीं करते, क्या हम सब चुप रह के बैठे हैं जाए? मेरे ख्याल में एक वक्त आ गया है खुदा के लिए कि रिकग्नाइज करो कि एक इन्फेक्शन है, एक पैंडेमिक है। आप मैं कहता हूं हर रोज आप एक मीटिंग करें, मगर रियल में वो करें, क्या कहते हैं वो, जूम मीटिंग करें, दूसरे किस्म की मीटिंग करें, स्पेस करके मीटिंग करें। खुदा के लिए कुछ तो जिम्मेवारी दिखाएं। ये तो हमारा इन्फेक्शन डबल होते जा रहा है और लोगों को परवाह नहीं, और आप कह रहे हैं लॉन्ग मार्च होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन और बीमार, हर आदमी बीमार हो रहा है। अभी मैंने सुना 2-4 और एमएनएस बीमार हुए हैं, क्या इनको परवाह ही नहीं है? और इस दफा रेशो भी ज्यादा है, डेथ रेट भी हमें ज्यादा नजर आ रहा है, ये भी अनकुनिस में बात है। लेकिन लास्टली इस सेगमेंट को करते हुए, वाइंड अप करते हुए, मेरा एक सवाल आप दोनों से ये है, अब आगे 2 जनवरी को आई गेस एक इजलास बुलाया है पीडीएम ने अगला लाएअमल तय करने के लिए। इमरान साहब, आप समझते हैं कि इस इजलास में कोई डिफरेंसेस इनके ख़त्म हो जाएंगे, जो भी हैं इनके मुख्तलिफ स्ट्रेटजी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं? मैं समझता हूँ कि उतने सीरियस इश्यूज हैं ही नहीं जितना आप परेशान हो रही हैं। अच्छा, हाँ जी। मेरी गवर्नमेंट थोड़ी। आप देखिएगा कि ये मामला जो है ना, अपोजिशन जो है, मैं समझता हूँ ये तीनों जमातें, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम,
फजलुर रहमान, ये तीनों बड़ी मंजी हुई सियासी जमातें हैं और कम अज़ कम इनका एक्सपीरियंस सियासी हवाले से पीटीआई से तो बहुत बेहतर है, ज़्यादा है। ये जानबूझ के हुकूमत के असाब के साथ भी खेलेंगी, सब कुछ करेंगी, लेकिन अल्टीमेटली जब इन्हें ये अपना मकसद नज़र आएगा, इन्हें जब ये पता होगा कि हमारे हाथ में जब इस्तीफे होंगे और हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे तो वही तुरप का पत्ता है, वही हुकूमत के लिए मिसाइल बना सकता है। तो आप देखेंगे ये सब इस पर भी इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने सियासत में फैसला होता है सही वक्त पे सही चाल का, ये उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक इन्हें बिल्कुल ये अंदाज़ा ना हो कि अब लोहा पूरी तरह से गर्म हो गया और अब हमें ये जो इस पे वो कहते हैं मार देनी चाहिए। चलें जी, ठीक है जी, देखते हैं इस इजलास में क्या हम फैसले होते हैं कि मौलाना तो बड़े पुरुमीद हैं इस इजलास से। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे हुकूमत की मुश्किलात ऑपोजिशन से हो ना हो, लेकिन बहरहाल इत्तिहादियों से ज़रूर हैं। और वो इत्तिहादी जैसे कि आप जानते हैं पहले काफ लीग ने कुछ मसाइल क्रिएट किया और अब MQM भी आंखें दिखा रही है। क्या मसाइल हैं, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। लोग आज़ाद बलूचिस्तान को ख्वाब, नारा, धमकी और ख़तरा समझते हैं। सिंधु देश अब एक ख्वाब और नारा नहीं, वो उस पर अमल दरामद हो चुका है। सूबे का सिंध सेक्रेटेरिएट अब सिंधी सेक्रेटेरिएट है। सिंधु देश बनना नहीं है, बन चुका है, इसका ऐलान बाकी रह गया है। इस मर्दमशुमारी ने उस पर मोहर लगा दी। इमरान खान से, हुकूमत से ये सवाल करता हूँ कि कोई एक जवाब बता दीजिए कि इस नुक्ते पे भी आपने हमें एंगेज रखा लेकिन कुछ करके नहीं दिया। हमें वो जवाब बता दीजिए कि हम हुकूमत में क्यों शामिल हैं, हम हुकूमत में क्यों हों, काबीना में क्यों हों, या ऐवान में भी हमारी बात ना सुनी जाए तो हमें बता दिया जाए क्या सड़कें ही वाहिद रास्ता है पाकिस्तान में इंसाफ हासिल करने की। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू आपने सुनी और इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि वो खुश नहीं हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी हुकूमत से, क्योंकि जो वादे वईद उनसे किए गए वो पूरे नहीं हुए और उन्होंने कुछ वादे वईद दोहराए भी। ख़ासतौर पर मरदमशुमारी का जिक्र वो तसलसल से कर रहे हैं। और जो एक चीज़ इसमें नहीं थी इस गुफ्तगू में वो मैं शामिल कर दूँ कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस हुकूमत का हिस्सा रहें या ना रहें, इसके लिए हम आवाम से भी रुजू करेंगे, हम आवाम से भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आपकी क्या इस पर राय है और वही हम फैसला करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा माजी आज टटोल रही थी तो मुझे याद आया कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि MQM इत्तेहाद में किसी हुकूमत के साथ चल रही हो और वो इस तरह के शिकवे शिकायत ना कर रहे हों। पीपल्स पार्टी के साथ भी इत्तेहादी हुकूमत में रही है MQM, सूबाई हुकूमत में भी और वफाकी हुकूमत में भी, और उस वक्त भी हमने देखा कि बारहा मुख्तलिफ मौक़ों पर उनकी जानिब से ये किया गया कि ये कहा गया कि हम छोड़ें, लेकिन बहरहाल उन्होंने साथ पूरा निभाया और पूरा टेन्योर मुकम्मल भी किया। बीच में अगर कभी नाराज़ी हुई भी तो मान गए। तो क्या ये वही स्ट्रेटजी है जो चल रही है? क्योंकि हमेशा हमने यही देखा है कि जो छोटी जमातें हैं वो इस तरह शिकवे शिकायत करती रहती हैं लेकिन साथ जुड़ी रहती हैं। हिलाली साहब आपकी तरफ आते हुए पहले तो यहाँ से बात कर लें शुरू के MQM आपको लगता है कि अपना एक जो ट्रैक रिकॉर्ड रखती है उसको देखते हुए आपको लग रहा है कि ये हुकूमत छोड़ देगी या बस ये हल्की फुल्की वो जो करती रहती थी पहले पीपल्स पार्टी के साथ वो या PTI के साथ भी कर रही है? मेरे ख्याल में नहीं छोड़ेगी, सोचेगी छोड़ने के पहले, इसलिए कि कुछ लीडर्स हैं और सिद्दीकी भी एक है, वसीम अख्तर, आमिर खान, जिसके खिलाफ केसेस हैं और वो केसेस अभी आने हैं। और मेरे ख्याल में मगर मेरा कुछ और एक है, देखिए उनकी जायज़ बातें और उनकी नाजायज़ बातें, इस पे हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करें। जायज़ बात क्या है MQM का? जायज़ बात यह है कि सेंसस 10 साल के बाद होना चाहिए, हर 10 साल नहीं हुआ, 17 साल के बाद सेंसस हुआ। और जब वो सेंसस हुआ सब लोग समझते हैं कि अर्बन सिंध का जो काउंटिंग हुआ वो गलत हुआ। उसका मतलब कितना से गलत हुआ? बकौल उनके कि 10 मिलियन लोग नहीं गिने गए, माने हमारा पॉपुलेशन, सिंध का पॉपुलेशन 10 मिलियन से बढ़ गया, और खास तौर अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में। अगर वो 10 मिलियन अगर आप उनको काउंट करें तो आपको पता है क्या फर्क पड़ता है? फर्क यह पड़ता है कि पार्लियामेंट्री सीट्स जो हैं आपके MNA सीट्स जो इस वक्त 21 हैं वो 42 हो जाते, 42 हो जाते, और MPA सीट्स जो हैं जो 40 से 80 हो जाते। माय गॉड, क्या होता? और दूसरी चीज फिर MQM
इसलिए कि ज्यादातर वो लोग उर्दू स्पीकिंग हैं जो शहर में होते हैं। MQM जो होता है वो एक बड़ी पार्टी होती, वो तो सिंध को कंट्रोल कर सकती थी ना। सिर्फ इस वक्त तो कोई सोचता ही नहीं है ना कि PPP के अलावा कोई सिंध को कंट्रोल करे। MQM कंट्रोल कर सकती थी। सक्कर, नवाब शाह, मीरपुर खास, हैदराबाद, कराची, ये सब जगह उनके ये हैं कंसंट्रेशन हैं उर्दू स्पीकिंग। तो ये बातें उनको कहना कि हमारा हक दो, ये हमारा हक नहीं मिल रहा है इसलिए कि गिनती गलत है, ये सही बात है। मगर गलत बात क्या है कि वो सिंधी सेक्रेटेरिएट, मैं उनसे पूछना चाहता हूं सिद्दीकी साहब से, जब आप वाटर बोर्ड जब MQM के पास था, क्या ये सच बात है कि नहीं कि 4000 लोगों को अपॉइंट किया था और वो सब उर्दू स्पीकिंग थी, एक उनमें सिंधी नहीं था? क्या ये सही है कि नहीं जब KPT बाबर गौरी के हाथ में था, उसने भी इतने सारे लोग अपॉइंट किए थे, एक सिंधी नहीं स्पीकिंग आदमी नहीं था? तो देखिए, आप लोगों ने जब आपका वक्त था आपने भी गलत किया है, और ऐसे मत बने कि आप एक ही हैं जो सही कर सकते हैं। चलिए, ये तो सही गलत की बातें तो हो गई, लेकिन इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो PTI ने इनके साथ कमिट की और पूरी नहीं की? क्योंकि सेंसस अगर 10 साल बाद ये डिमांड कर रहे हैं, सेंसस तो 10 साल तो अभी नहीं हुए ना, वो तो अभी जी वो 10 साल नहीं। देखिए, वो कह रहे हैं कि 10-17 साल के बाद आपने किया और गिनती गलत की, तो बेहतर होता अभी एक एग्रीमेंट कर लें, और शायद इनकी एक एग्रीमेंट होगी कि 3 साल के बाद एक नया सेंसस होना चाहिए। देखिए, सब लोग, और ये भी सॉरी इमरान साहब को थोड़ा सा मैं टाइम दूंगी, लेकिन हिलाल साहब लास्टली सिर्फ मुझे शॉर्ट कमेंट में ये बता दीजिए, ये भी तो हो सकता है ना सिर्फ अर्बन जो सिंध है उसका सेंसस हो जाए जिस पे ज्यादा एतराज है उनको, तो ये तो PTI गवर्नमेंट करवा ही सकती है, ये इतना कोई बड़ा इशू तो नहीं है। यस, क्यों नहीं, है ना? इसको तो सॉर्ट आउट इस तरह से अलग से उसको किया जा सकता है। इमरान साहब कर सकते हैं, क्यों? हाँ, इमरान साहब, आपको लगता है MQM अगर गवर्नमेंट से अलग हो जाती है तो कोई वैसे तो अलग हो जाती है, पहले तो ये एक बड़ा सवाल है, हो जाएगी उसके बाद बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि MQM अलग हो, लेकिन MQM जो है वो इसलिए ये कर रही है कि उसको भी ये नजर आ रहा है कि हालात चेंज हो रहे हैं, उन्हें भी ये नजर आ रहा है कि अब 5 साल की बजाय इलेक्शन पहले हो सकते हैं, इसलिए वो अवाम के साथ अपना राब्ता बहाल कर रहे हैं। ये वो कोशिश कर रहे हैं कि अवाम के पास जाने के लिए फिर उनके पास ये जवाब हो कि हम हुकूमत में तो थे लेकिन बेबस थे, हम क्या करें, हमारी किसी ने सुनी नहीं, हम तो मारे गए, हम तो रोते रहे। ये सिर्फ अवाम के सामने अपना दुखरी चेहरा ले जाने के लिए ना, दुखी चेहरा ले जाने के लिए इन्होंने इस तरह से कहा है। हुकूमत पे आ जाती है, हुकूमत की आप बात समझे कि 180 अरकान के साथ जब हुकूमत बनी है, उसमें जो उनके इत्तेहादी हैं, अगर आप देखें MQM की 7 सीटें हैं, मुस्लिम लीग काफ उनकी 5, और उसके अलावा GDA उनकी 3। अब ये जो सीटें अगर आप देख लें 15 सीटें बनती हैं, इनमें से अगर कोई भी 2 अलग हो जाए तो इनकी हुकूमत बाकी नहीं रहती, इनकी हुकूमत नहीं बचती। अब मैं इसको कहता हूँ कि इत्तेफाक तो देखें, या आप ये देखें कि हुकूमती नाअहली देखें कि ये तीनों इत्तेहादी, इनमें से कोई एक भी हुकूमत के साथ खुश नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो देख लें, चौधरी बरादरान इनसे नालाएं, उनके साथ किए गए वादे पूरे नहीं हुए। वो कहते हैं जी हमने अभी इमरान खान साहब ने उनसे मुलाकात भी की, लेकिन इस सारे मामले में आप चौधरियों की खामोशी देख लें, आपको उससे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो किस तरह से नाराज बैठे हुए हैं। ग्रैंड अलायंस की अगर आप बात करें GDA की, तो वो एक नेशनल डिबेट और सारे डायलॉग की बात लेके चल रहा है, वो किसी और का एजेंडा टो कर रहे हैं, वो भी हुकूमत के साथ कहीं नहीं है। अब आ जाते हैं तीसरे MQM की तरफ, तो MQM वाले मेरा ख्याल है ये पिछले 2-3 महीनों में 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ही चुके हैं, और वो उनके अपने हैं मामला, तो वो अपने इश्यूज को लेके कहते हैं कि हुकूमत से हम खुश नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये गवर्नमेंट तो चले नहीं उनको खुश रख पाई, इत्तेहादियों मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन जनरली भी मैंने तो आज तक कोई भी अलायंस नहीं ऐसी देखी जिसमें अलायंस में खुश हों सब, क्योंकि MQM जब पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस में थी वो उस वक्त भी शिकवे करती थी। जब हम लोग काफ लीग को पीपल्स पार्टी के साथ देखते थे तो फिर डिप्टी वजीर आजम बनाना पड़ा था चौधरी परवेज इलाही साहब को, जरदारी साहब को। फिर इसी तरीके से जब हमने उसमें भी देखा कि
जितनी भी ये आपस में छोटी जमातें बनती हैं, जब भी जमात इस्लामी जब पीटीआई के साथ थी तो वो भी इस तरह के हमें शिकवे शिकायत करते नजर आते हैं। तो ये जो छोटी जमातें हैं, इनका हमेशा से मैंने कभी भी किसी को खुश नहीं देखा। ये हमेशा ये कर रही होती हैं कि जी हम खुश समीना, जब इस तरह की होती है ना अलायंस की हुकूमत, तो उसमें फिर आपको ले दे करनी पड़ती है, आपको उनकी कुछ जायज़ नाजायज़ चीज़ें भी मानना पड़ती हैं। या तो फिर आप इतने बहादुर और दलेर बने ना कि आप कहें जी मैं नहीं बनाता हुकूमत ये पड़ी है, मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, फिर तो आप ब्लैकमेल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इतने मरे जा रहे हो कि नहीं मैंने हुकूमत बनानी है, चाहे मैं उनको जायज मानूं चाहे नाजायज मानूं, मैंने अरकान इकट्ठे करने हैं। लेकिन तो मैं एक चीज जरूर आपको सुनाना चाहती हूँ, फिर मैं उनको फिर आपको उनकी बातें मानना पड़ती हैं। और दूसरी बात जो सबसे अहम है, MQM और इस तरह की छोटी जमातें, बड़ी माजरत के साथ ये सियासी जमातें कम, हमारे यहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, और प्रेशर ग्रुप ज्यादा होते हैं। ये बने इस मकसद के लिए होते हैं कि हम आपको अपनी ज़रूरतों को इस तरह से पूरा करेंगे कि हम हुकूमतों को ब्लैकमेल करेंगे, हुकूमतों को मजबूर करेंगे और फिर हम अपने काम करवाएंगे और उससे फिर हम। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नर साहब तो बड़े मुतमईन है। इमरान इस्माइल साहब को मैं सुनवा देती हूँ, हिलाली साहब फिर उसके बाद आप इस पे कमेंट कर दीजिए। वो तो मुतमईन है कि वो कहते हैं कि नहीं वो हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग चल रही है और वो हमारे साथ रहेंगे। सुन लीजिए। बड़ी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग के साथ हुकूमत चल रही है और ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि MQM हुकूमत से बाहर चली जाए। जो MQM इस वक्त डिमांड कर रही है वो सरन जायज है, उसमें कोई गलत बात नहीं हो रही है। MQM वाले जिस परेशानी का इजहार कर रहे हैं, यही परेशानी तमाम जमातों में पाई जाती है। तो हिलाली साहब, आपको क्या लगता है फिर ये इतनी ज्यादा सीरियस बात नहीं है, रूटीन है कि भाई ठीक है एलाइज ऐसे करते हैं, वही रूटीन वर्क चल रहा है? नहीं, खैर रूटीन तो बात नहीं है, ये सेंसस का बात आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी कराची वाला है, मैं एक कराची वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों को फेयरली उनका शेयर मिले। अगर हम लोगों को अपने यूटिलिटीज़ को इस्तेमाल करना है, सब लोगों को फ़ायदा पहुँचना है, सुअरेज है, ये है, गैस है। देखिए इसे नेशनल NFC का चेंज होता है, पानी के रिसोर्सेज हमें ज़्यादा मिलते हैं। अगर हमें 10 मिलियन कम गिना जाते हैं और पानी हम लोगों को उतना रिलीज हो जाए तो 10 मिलियन कम है और जब हम ज़्यादा है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा मामला है और सेंसस होना चाहिए। और मेरे ख्याल में एग्रीमेंट हो गया है कि 3 साल के अंदर इंशाल्लाह वो सेंसस काम शुरू हो जाएगा। चलें इंशाल्लाह, वी होप के कराची के लिए मसाइल हल हो। मैं तो ये कहूँगी कि एग्जैक्टली रेशोज के मुताबिक चीज़ें सहूलियात मिलना तो दूर की बात है, जो इस वक्त गिनी हुई हैं उसके मुताबिक भी नहीं उन्हें तो मिल रही। तो इसलिए बहरहाल जनाब इस पे वफाकी हुकूमत को अपनी कमिटमेंट्स पूरी करनी चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।